नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आज के इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, कैसे-कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ डायरेक्ट सोर्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं। फिर अर्थक्वेक से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अर्थक्वेक के वेव को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? टाइप्स को पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के। फिर देखेंगे कि क्या-क्या क्रस्ट होता है, मेंटल, कोर इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। फिर इसके साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो। और टाइप्स ऑफ वोल्केनो में सारे वोल्केनो देखेंगे, चाहे वो शिल्ड वोल्केनो हो, कंपोजिट हो, कैल्डेरा हो या फिर उसके बाद हम देखेंगे रिज। आप देखोगे ना, सुनने को मिलता है कि मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज सुनने को मिलता है, फिर पैसिफिक रिज सुनने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, तो मैं इसका 2 पार्ट दूँगा क्योंकि चैप्टर ये लंबा है और हम कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को बहुत डीपली समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो ये 2 तरह से होते हैं, ठीक है? एक होता है डायरेक्ट सोर्स। अब डायरेक्ट सोर्स में क्या-क्या होती हैं? जैसे हम माइनिंग करने जाते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो जो भी अर्थ के इंटीरियर में चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट एज़ इट इज़ हमको देखने को मिलती हैं और हम उससे पता लगा पाते हैं कि जो हमारी क्रस्ट है या फिर बाकी के जो इसके इंटीरियर पार्ट्स हैं, वो किस टाइप की रॉक्स या फिर किस टाइप के मिनरल से मिलके बनी हुई है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोर्स से पता लगाते हैं। फिर वहीं बात करें इनडायरेक्ट सोर्स की, तो इनडायरेक्ट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिस्मिक वेव हो गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये होती हैं इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है? और इन सब चीज़ों से भी हम पता लगाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ सॉलिड है, कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड फॉर्म में कौन-सी चीज़ें हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि अर्थ की, जैसे आपको पता होगा कि अर्थ की 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर देखो यहाँ पे अर्थक्वेक का डेफिनेशन दिया है। कह रहा है इट इज़ द शेकिंग ऑफ द अर्थ। जब भी अर्थ की जो प्लेट है जिस पे हम लोग रहते हैं, जब वो शेक करता है, हिलता है, तो ये एक नेचुरल इवेंट होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है? अर्थक्वेक के टाइम पे जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है, अंदर जो भी ट्रैप हुई रहती है, वो किसी भी डायरेक्शन में रिलीज़ हो सकती है और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब देखो ये होते क्यों हैं? अब कह रहा है कि जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है? जो फॉल्ट लाइन के बीच में ट्रैप हो गई रहती है और जब भी क्या होता है ना, जैसे मान लो इधर प्लेट है, ठीक है? ये फॉल्ट लाइन है, इसके बीच में प्रेशर क्रिएट होता है, तो प्लेट्स क्या होती हैं, ये इधर मूव करना चाहेगी और ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी। तो जब भी इस तरह से मूवमेंट होती है, तो प्लेट्स एक के ऊपर एक स्लाइड कर लेती हैं, ठीक है? ये इधर मूव करेगी तो यहाँ जो प्लेट होगी इसके ऊपर आके चढ़ जाएगी, फिर ये इसके ऊपर आके चढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा-सा स्पेस क्रिएट होगा और यहाँ के आस-पास के जो लोग होंगे ना, उनको झटके की तरह महसूस होगा, ठीक है? ऐसा महसूस होगा कि जो प्लेट्स है वो शेक कर रहा है, तो इसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। फिर देखो कह रहा है कि जब भी आप देखोगे तो इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक फ़ोकस और हाइपोसेंटर, हम इसी को बोलते हैं, ठीक है? चाहे फ़ोकस बोलो, चाहे हाइपोसेंटर बोलो। अब देखो जैसे ये हमारा लिथोस्फीयर है, नीचे यहाँ कहीं अर्थक्वेक ट्रिगर करेगा, ठीक है? तो इस पॉइंट्स को हम फ़ोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं और जस्ट इसके ऊपर सरफेस पे जब आप आ जाओगे, तो इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा है एपिसेंटर और फ़ोकस हाइपोसेंटर। तो यहाँ पे हमारा बनता है फ़ोकस या फिर हाइपोसेंटर। जस्ट इसके ऊपर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएँ, तो जो सरफेस पे आगे बनता है, तो उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। बस यही डिफरेंस है। फिर इसके बाद आता है अर्थक्वेक वेव्स। अब देखो कह रहा है कि जो हमारी ये लेयर है ना जिस पे हम रहते हैं, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, जो क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली पार्ट होती है। अगर आप यहाँ से 200 किलोमीटर तक नीचे जाओगे, तो इसके बीच में जो भी पार्ट्स होता है क्रस्ट का, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है? और यही हमारा क्या करता है, सिस्मोग्राफ रहता है, जो हमें अर्थक्वेक के वेव के बारे में पता लगाता है। फिर यहाँ वही सिंपल सी मीनिंग दी गई है अर्थक्वेक की। कह रहा है कि सडन मूवमेंट जब भी होता है या फिर कहें तो वाइब्रेशन जब होता है अर्थ के सरफेस में, तो हम उसी को अर्थक्वेक बोलते हैं। या फिर अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, तो जब भी सडन रिलीज होती है एनर्जी की, टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। देखो टेक्टोनिक का मतलब है बिल्डअप, ठीक है? कोई चीज़ बिल्ड करना।
आप बहुत जगह सुने होंगे टेक्टोनिक टेक्टोनिक, बट टेक्टोनिक का मतलब है बिल्डअप, बिल्ड करना कुछ। तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक कई तरह की चीज़ों से देख सकते हैं आप, जैसे कि मूवमेंट ऑफ प्लेट जब होता है या फिर जब मैग्मा रिलीज़ होता है तब अर्थक्वेक आता है। फोल्डिंग या फाल्टिंग के समय हो सकता है, जब कोई वायलेंट वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है? जब बहुत ही तेज़ी के साथ कोई वोल्केनो इरप्ट होगा, तो भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। कह रहा है जब भी अर्थक्वेक होता है, तो आप देखोगे ना कि 3 टाइप्स की वेव प्रोड्यूस होती हैं सिस्मिक वेव में। अब ये कौन-कौन सी है? एक है आपकी पी वेव जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं, दूसरी है आपकी एस वेव जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं और तीसरी है एल वेव जिसको लॉन्ग या फिर सरफेस वेव कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ कह रहा है कि पी एंड एस वेव जो है ना, इसको कॉमनली हम बोलते हैं बॉडी वेव। अब देखो मेनली 2 टाइप की वेव होती हैं। एक होती है आपकी बॉडी वेव, दूसरी होती है आपकी सरफेस वेव। तो पी और एस ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि ये बॉडी वेव है, ठीक है? अब इसमें भी देखा जाएगा तो जो पी वेव है ये सबसे फास्टेस्ट वेव है, ठीक है? बहुत जल्दी सबसे जल्दी अगर बात किया जाए, जैसे मान लो ये सरफेस है, यहाँ कहीं ट्रिगर किया अर्थक्वेक, सबसे तेज़ी से जो सरफेस पे पहुँचेगी वो है आपकी पी वेव। और पी वेव क्या होती है ना, ये लिक्विड और सॉलिड, ठीक है? दोनों में ट्रैवल करती है। जैसे आप देखोगे ना, पढ़ोगे तो कोर क्या है? आपके लिक्विड फॉर्म में है और फिर सॉलिड, ये दोनों स्टेट में बहुत तेज़ी के साथ फास्टेस्ट वो करती है, ट्रैवल करती है, इसीलिए सबसे पहले सरफेस पे पहुँचती है। वहीं बात करें एस वेव की, तो ये पी वेव से स्लोअर है, थोड़ा धीरे चलती है और ये ट्रांसवर्स वे में चलती है। आप देखोगे वेव के परपेंडिकुलर चलती है, वहीं ये पी वेव जो होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल चलती है। आप इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल है और दूसरी ये सॉलिड और आपकी लिक्विड दोनों में चलती है। फिर वहीं अगर बात करें एस वेव की, तो एस वेव आपकी ट्रांसवर्स वे में चलती हैं, प्लस परपेंडिकुलर चलती हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है। फिर वहीं बात करें कि एल वेव, कह रहा है एल वेव जो होती है ना, ये सबसे स्लोवेस्ट वेव होती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कॉज़ करती है, ठीक है? सरफेस पे ये चलती है। एल वेव क्या होती है? सरफेस वेव, और ये सरफेस पे भी चलती है और सबसे ज़्यादा जो भी देखोगे ना, भूकंप से तबाही देखने को मिलती है, वो एक ही रीज़न है उसका, मतलब एक ही क्या, कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आपकी एल वेव करती है। फिर देखो यहाँ पे फ़ोकस दिया है, अब हम समझते हैं फ़ोकस क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि वो पॉइंट जो अर्थ के बिल्कुल नीचे होता है, जहाँ से अर्थक्वेक ट्रिगर करता है सबसे पहले, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फ़ोकस। अब देखो ये हमारा सेंटर है, बिल्कुल यहाँ पे फ़ोकस है, ठीक है? फ़ोकस बोलो या हाइपोसेंटर बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद आता है आपका एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है? जस्ट इसके ऊपर। अब देखो यहाँ से लाइन लेके गया है सरफेस पे और यहाँ कहीं आपका एपिसेंटर देखने को मिल, कह रहा है पी वेव और एस वेव, इसको हम कॉमनली में बॉडी वेव कहते हैं। वहीं पी वेव की बात करें तो ये दोनों में ट्रेवल करता है, एस वेव जबकि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है, ठीक है? पी वेव दोनों में और एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। तो ये बात आप लोग याद रखना। फिर आता है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जो जो अर्थक्वेक के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, उसकी सिस्मिक वेव का पता लगाता है, ठीक है? ऑन अ पेपर, एक पेपर पे। फिर आता है आपका रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल क्या होता है? रिएक्टर स्केल अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड या फिर कहें तो इंटेंसिटी नापने का काम करता है, ठीक है? कि कितनी तेजी के साथ अर्थक्वेक आया है। अगर वहीं हम बात करें दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं इसको, तो एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक, जब भी अर्थक्वेक के टाइम पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको मेजर करने का काम हमारा क्या करते हैं? रिएक्टर स्केल। देखो सिस्मोग्राफ वेव नापता है, वहीं रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड नापता है, ठीक है? और कह रहा है जो रिएक्टर स्केल होता है, इसकी जो काउंटिंग होती है वो 0 से लेके 10 तक होती है। और एक चीज़ अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको याद रखिएगा कि अगर आपका 6 मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और 5 मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये है कि अगर 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो इन ये ना इससे 10 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है? 5 से 10 गुना ज़्यादा होगा जो 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। तो हर एक यूनिट, अब देखो जैसे यहाँ 7 हो तो ऐसा नहीं है कि बस 1
1 गुना इसका ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इसका 10 गुना बढ़ता है, तो दोनों का गैप 10 टाइम्स होता है, वही कह रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि क्रस्ट एंड अपर पार्ट जिसको हम क्रस्ट और मेंटल का जो अपर पार्ट होता है उसको मिला के लिथोस्फीयर बना है, ठीक है? यहाँ पे लिथोस्फीयर, अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझना। ये आपकी क्रस्ट हो गई, ये आपकी मेंटल हो गई। अब क्रस्ट से लेके मेंटल का बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट, ठीक है? मेंटल बिल्कुल इतना ही तो है नहीं, बिल्कुल ऐसा है मेंटल कुछ। तो मेंटल का ऊपर वाला सरफेस और क्रस्ट का ये पूरा सरफेस लेके हम बोलते हैं इस वाले पार्ट को लिथोस्फेयर, ठीक है? ये 200 किलोमीटर तक होता है, तो याद रखना इसको। फिर कह रहा है कि इसी से हमारा जो लिथोस्फेयर है, ये ना इसको हम एक और नाम से जानेंगे एस्थेनोस्फेयर, ठीक है? एस्थेनोस्फेयर से ही जो भी मैग यहाँ पे ना मैग्मा का चैम्बर होता है, तो जो भी आप देखोगे वोल्केनो इरप्ट होता है, उसका मैग्मा का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। यहीं पे सारा मैग्मा बिल्कुल लिक्विड स्टेट में होता है और यहीं से क्या होता है, फिर ये ऊपर जाता है और इरप्ट करता है। फिर उसके बाद आता है मरकरी स्केल। मरकरी स्केल क्या होता है? मरकरी स्केल डेवलप किए थे आपके एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे और ये क्या करता है ना, डिस्टॉर्शन को मेजर करने का काम करता है, ठीक है? जैसे रिएक्टर स्केल तो ये मेजर करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया या फिर कितनी इंटेंसिटी का। वहीं मरकरी स्केल ये देखता है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ये वो नापने का काम करता है। फिर हम देखते हैं कि अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं। जैसे जब भी अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड शेक करता है, ठीक है? हाउसेस और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लैंडस्लाइड आता है, सुनामी आ सकती है, फिर स्वेल का लिक्विफिकेशन देखने को मिलता है या फिर देखोगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डैम्स, रिजर्वॉयर्स ये सब बने होते हैं, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस समय फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है। या फिर क्या है तो जो भी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या फिर जो भी आप देखोगे ना कि बहुत जगह तबाही देखने को मिलती है, कुछ भी तबाही देखने को मिल सकती है अर्थक्वेक के टाइम पे। ये डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक कितनी मैग्नीट्यूड का आया है। बनने वाले हैं, ठीक है? शैडो ज़ोन में क्या होता है कि जब भी आप देखोगे, कह रहा है कि जब भी अर्थक्वेक आता है, तो क्या होता है, जितने भी अर्थ पे प्लेसेस हैं, ठीक है? अलग-अलग डेंसिटी होने की वजह से हमारी क्या होती है, जो पी वेव होती है और जो एस वेव होती है ना, ये किसी लेयर में जाती है और किसी लेयर में नहीं जाती है, ठीक है? तो अपना रूट डाइवर्ट कर लेती है। वैसे तो जो वेव्स होती हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं, बट डेंसिटी चेंज होने की वजह से कह रहा ना, डेंसिटी चेंज होने की वजह से लेयर की कभी-कभी ये डिफ्लेक्ट करती है, एक दूसरे की तरफ कर्व लेके मुड़ती है। तो उस जहाँ पे ये शैडो नहीं जा पाती है, जैसे आप देखो इस फिगर से क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे 103 से लेके 143 किसी-किसी बुक में 105 से लेके 145 तक देता है। तो ये क्या है हमारा पी वेव का शैडो ज़ोन है। अब देखो पी वेव यहाँ से आई, ठीक है? यहाँ से डिफ्लेक्ट होके इधर को मुड़ गई, ठीक है? और फिर एक यहाँ से आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। यहाँ क्यों मुड़ गई है? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है हमारा कोर, ठीक है? लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से पी वेव डिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आती है। वहीं 103 से 143 इधर और 13 से 143 इधर, तो दोनों साइड में हमारा पी वेव का शैडो ज़ोन बनता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि एस ज़ोन जो होती है वो सिर्फ़ सॉलिड में ट्रैवल करती है। देखो ये बिल्कुल इनर कोर क्या है हमारा लिक्विड का है, तो हमारा एस वेव बिल्कुल यहाँ से 103 या फिर 105 और फिर इधर भी 103 से लेके 105, ये पूरा रीजन जो है ना ये आपका एस जोन का शैडो जोन है, ठीक है? समझ में आ गया क्यों शैडो जोन बना है? क्योंकि एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। तो इसी की वजह से इतना दूर हमारा ये वेव जो होगा वो शैडो जोन बना लेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ अर्थक्वेक के टाइप्स बहुत क्लियरली बताए गए हैं। बॉडी वेव, 2 तरह की वेव, पी वेव, एस वेव ऊपर हमने पढ़ा। फिर सरफेस वेव में एक लव वेव और दूसरा रिले वेव। ये 2 तरह की वेव आती हैं। अब क्या होता है? कह रहा है बॉडी वेव्स जनरेट कैसे जनरेट होती हैं? ठीक है? जब भी हमारे अर्थ के इंटीरियर से कोई चीज़, कोई वेव्स निकलती हैं, तो उससे हमारा बॉडी वेव बनता है, जिसमें पी वेव और एस वेव होती हैं। जब ये सरफेस पे आ जाता है, तब यहाँ से लव वेव और रिले वेव, ये 2 टाइप की वेव्स निकलती हैं। अब देखते हैं फिर आगे। देखो यहाँ से है शैडो ज़ोन, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनो में एक इंड्योन वोल्केनो, फिर माइनिंग अर्थक्वेक, जब हम माइनिंग करते हैं तब होता है, और फिर जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो न्यूक्लियर, आप देखोगे
जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहीं होता है, जैसे हम लोगों ने टेस्टिंग किया था या फिर जापान पे वो जब न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी, उस समय भी अर्थक्वेक आता है। फिर देखोगे रिज़र्वायर जैसे हम लोग बड़े-बड़े डैम बना देते हैं, तो नेचर के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ होता है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जैसे हम टिहरी डैम पे बना रहे थे, तो अर्थक्वेक आया था। यहाँ आप देखो रिएक्टर स्केल है, यहाँ सारे उसके डिजिट दिए गए हैं कि 1 में होता है तो क्या होता है, 2 में कैसा होता है, 10 या फिर 9 से ओवर जाता है तो फिर कितना तेज़ भूकंप आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये कुछ बहुत ख़ास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से देखिए। ये है मर्करी स्केल। मर्करी स्केल जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि मर्करी स्केल क्या हमारा डिटरमाइन करता है कि अर्थक्वेक की वजह से कितना डिस्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है? ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नहीं बताता है, ना तो मैग्नीट्यूड बताएगा। ये देखेगा कि कितना डिस्ट्रैक्शन हुआ, ठीक ठीक है? तो ये क्वालिटेटिव टाइप की होती है, जबकि वहीं आपकी रिएक्टर स्केल क्या है? क्वांटिटेटिव, वो क्वांटिटी नंबर में बताती है और ये क्वालिटी में बताता है डेटा। फिर देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होता है अर्थक्वेक का। जब भी अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड शेक होने लगता है, लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, ग्राउंड लर्चिंग देखने को होता है या फिर एवलांच आता है स्नो वाले रीजन में। फिर आप देखोगे कि स्वेल का लिक्विफिकेशन होने लगता है या फिर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होता है कुछ इस तरह से। कई-कई जगहों पे जो भी डैम्स होते हैं वहाँ फ्लड आ जाता है, जब भी डैम टूट-वूट जाता है तो। कई जंगलों में फायर्स हो जाती हैं और जस्ट अगर कोस्टल रीजन पे अर्थक्वेक आए तो फिर क्या होता है? सुनामी देखने को मिलता है, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो डैमेज हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब भी अर्थक्वेक आता है।